अच्छा, एक ये देखो, एक टॉपिक है पैराडॉक्स ऑफ, हल्का सा बताया भी है पहले, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर जब स्ट्रक्चर के थ्रू निकाले, तो हमने क्या किया, जैसे कि एक एलिमेंट, एक कोई बॉन्ड है ए बी, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, तो अगर बी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, सपोज इसमें सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो बी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका -1, इसका +1। अगर डबल बॉन्ड है, प्लस इसमें फॉर्मल चार्ज भी ऐड हो जाते थे नेट ऑक्सीजन स्टेट के लिए। डबल बॉन्ड है तो दो, अगर बी ज़्यादा हुई, अगर ऐसा ही सिचुएशन है तो यहाँ -2, यहाँ +2। देन अगर सेम एटम है दोनों, तो अगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है तब तो ये इक्वली शेयर हो जाएगा। अगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग है, तो जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट हो जाएगा। मान सपोज ये sp2 है कुछ कारणों से, और ये sp3 है, तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है तब तो हमको ये वाला चीज़ देखने का जरूरत ही नहीं है, तब तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही काम चलेगा। एटम अगर सेम है तो जिसका हाइब्रिडेशन में ज़्यादा S कैरेक्टर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट, ये -1, ये +1 हो जाएगा इस तरह से। एंड और पूरे के लिए फिर फॉर्मल चार्ज भी ऐड हो जाएगा। तो लेकिन इस तरीके से देखने से तो ये लग रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज एक इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए, प्लस आया, +2 आया, -2 दूसरा आया, 1 आया, -1 आया। पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम अगर नॉर्मल रूल्स लगा के ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो फ्रैक्शन में आते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल है C3O2, कुछ टेक्स्ट बुक के एग्जांपल ही ले रहे हैं। C3O2 इसे बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन निकालें कार्बन का, तो क्या है, ये ऑक्साइड है तो -2, ये सपोज X है तो 3x -4 = 0, x आ गया +4/3, एक फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब इसका क्या मतलब, एक्चुअली ये एवरेज ऑक्सीजन स्टेट है, पर जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में कार्बन की वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है और ये वाली वैल्यू उनका एवरेज है। तो एक्चुअली लेकिन ये बात, जो ये पूरा कन्फ्लिक्ट है या पूरी सिचुएशन है, वो हम समझ पाएंगे जब इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर जानना पड़ा जाए। स्ट्रक्चर के थ्रू ही वो बात क्लियर होगी कि एक्चुअली क्या, कितना, कौन कौन से ऑक्सीजन स्टेट हैं, एवरेज क्यों ही आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है, C3O2 हैज दिस स्ट्रक्चर। इसमें हरी कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो ये -2। अच्छा, फॉर्मल चार्जेस देखोगे, पहले तो ये देखते हैं, ये हो गया तो ये +2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे -2, पर ये वाला जो है, क्योंकि दोनों ही sp है, एटम सेम है और दोनों ही sp हाइब्रिडाइज है,
तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी इक्वली शेयर, क्योंकि ये भी sp है, ये भी sp है, तो कोई भी अटैक नहीं करेगा, एटम सेम ही है। और यहाँ पे अच्छा ये n से 0। अब क्या यही ऑक्सीजन स्टेट है, तो फॉर्मल चार्ज ये जगह होंगे तो वो ऐड हो जाते हैं इसमें, पर इसका फॉर्मल चार्ज होगा, इसके वैलेंस के पास 6 होते हैं, नॉन बॉन्डिंग 4 है, बॉन्ड्स इसके अराउंड 2 है, तो 6 - 4 - 2 0। तो फॉर्मल चार्ज इसका 0 है, मतलब ऑक्सीजन स्टेट इसी है। इसका फॉर्मल चार्ज भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड्स इसके अराउंड 4 है, तो 0 0। इसका ही फॉर्मल चार्ज 0 है, इसका सबका फॉर्मल चार्ज 0 है, तो यानी यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगी, है ना। तो देखो इन 3 कार्बन में ये जो 2 कार्बन है इनकी ऑक्सीजन स्टेट है +2 और बीच वाले का है 0। तो एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट 4/3 किसी का भी नहीं है, पर वो जो ऑक्सीजन स्टेट है वो एवरेज है कि टोटल मिला के कार्बन पे कितना है 4 2 + 2 + 0 डिवाइडेड बाय 3 एवरेज। तो ये एवरेज ऑक्सीजन स्टेट पर स्ट्रक्चर हमें ये कंप्लीट पिक्चर बताता है कि किसका कितना ऑक्सीजन स्टेट है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कार्बन जो सब ऑक्साइड है उसमें कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट्स क्या है। एक तो है एवरेज, एक्चुअली बहुत से जो कैलकुलेशन पर्पस में यूज होता है वॉल्यूमेट्री गोल में, उससे एवरेज से भी काम चलता है। जैसे अगर ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कई यूज हो रही हैं चीज़ें, तो हमें वहाँ कितना टोटल लॉस कितना टोटल गेन इनसे मतलब होता है, रेदर देन वो एवरेज था या अलग अलग एवरेज से काम चल जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ही ऑक्सीडेशन नंबर पे ही है देन दैट मेक्स सेंस। क्वेश्चन आ जाए कि इसमें ऑक्सीजन स्टेट्स क्या है कार्बन की, तो आंसर होगा 2 and 0। एवरेज क्या है 4/3। तो एक तो ये एग्जांपल हुआ, जैसे एक एग्जांपल और है, एक है Br3O8। Br3O8। तो इसमें Br का 3x - 16 = 0, x will be +16/3। फ्रैक्शन आ गया, और फ्रैक्शन आ गया तो अब यानी अच्छा अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीजन स्टेट आया है तो ये गारंटीड है कि वहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होगी, पर फ्रैक्शन नहीं आया तो ये जरूरी मतलब ये गारंटी नहीं है कि उसमें वेरिएबल नहीं हो सकती। कभी का ऐसे तो वेरिएबल है उनका एवरेज इंटीग्रल वैल्यू है ना। तो Br3O8 में ये स्ट्रक्चर होता है Br3O8 का। इसमें इस ब्रोमीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन थे पूरे यूज हो गए, और ये एक्सपांड कर भी सकता है अपना ऑक्टेट, क्योंकि ये 4 स्क्वायर का एलिमेंट है। ऑक्सीजन पे अपना एक 2 लोन पेयर है, यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है, यहाँ भी ऐसा ही है। पर ये जो ब्रोमीन है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके यूज हुए, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेयर और नॉन बॉन्डिंग है। तो फॉर्मल चार्ज अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका 7 नो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 7 - 0 - 7 बॉन्ड्स अराउंड इट
7 तो 0, इसका 0, इसका 7 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड अराउंड इट 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे बॉन्ड्स काउंट करना, नॉट बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडेशन के लिए बॉन्ड पेयर चाहिए होते हैं, इसके लिए बॉन्ड्स क्या हो जाएगा, सिर्फ फिर 0। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पे अगर 2 लोन पेयर है तो और 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो फॉर्मल चार्ज 0 ही होता है, 6 - 4 - 2। तो फॉर्मल चार्ज तो सब पे 0 है। अब देखें इसका क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट हुआ, ये अट्रैक्ट हुआ, +6। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों एटम सेम है, इसका sp3 है, इसका भी sp3 होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाएगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये भी sp3 है, तो इसमें ये वाला इक्वली शेयर्ड है, और ये +6 और ये +2 प्लस। तो एक्चुअली ब्रोमीन की ऑक्सीजन स्टेट इसमें +6 +6 +16 टोटल हो गया, एवरेज 16/। तो ये कोई पूछे डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन स्टेट क्या है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट के बीच में, तो आंसर 2 है। हाईएस्ट 6 है, लोवेस्ट 4 है। सिमिलरली पहले वाले में जो आंसर 2 है, 2 और 0 था, 2 का 2 था, 1 का 0 था। तो ये वाले हुए। फिर सल्फर के कुछ कंपाउंड, जैसे Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, Na2S4O6। तो Na2 ये इसको केवल S4O6 2 माइनस आयन भी बोलते हैं, S4O6 2 माइनस। टेट्राथायोनेट ये है सोडियम, ये सॉल्ट है, सोडियम टेट्राथायोनेट, और ये सिंपली थायोनेट। तो इसमें देखो 4x - 12 = -2, तो x = 2.5 है। इसमें ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर जो आता है वो 2.5 आता है, +2.5 फ्रैक्शनल। तो अब इसमें क्या, ये क्वेश्चन जेई IIT में आया हुआ भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इन S4 सोडियम टेट्राथायोनेट। तो देखो S4 इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस पे -1 फॉर्मल चार्ज एक एक्स्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, यहाँ एक 2 लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये है S4O6 2 माइनस। इसमें देखो सल्फर का क्या हो, इस सल्फर का यहाँ पे सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या होता, कितने बॉन्ड पेयर है, 4, तो sp3 है। ये सल्फर 2 लोन पेयर,
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में sp3 और ये भी sp3, यानी ये इक्वली शेयर होंगे, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ना ये अट्रैक्ट कर रहा है ना ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनका तो जीरो ऑक्सीजन स्टेट हो गया, किधर भी नहीं जाएगा। ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, ये +2 +1 +2, तो इसका हो जाएगा +5 और इसका भी हो जाएगा ऐसे ही +5 और 2 का 0। ऑक्सीजन का सभी का -2, इसका -2, फॉर्मल चार्ज 0 है पर 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है, अट्रैक्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है लेकिन ऑलरेडी इसमें फॉर्मल चार्ज -1 है, तो ऑक्सीजन स्टेट इसकी -2 ही होगी क्योंकि फॉर्मल चार्ज इस पे -1 आएगा, बिकॉज 6 -6 -1 और एक वो अट्रैक्ट होके जो आ जाएगा, और इसका भी ऑक्सीजन स्टेट -2, ऑक्सीजन स्टेट -2, चार्ज -1। तो ये सल्फर क्या हो गया 5500, एवरेज +2.5। ये एग्जांपल, ये तीनों एग्जांपल ही आपके बुक में दिए हैं, डायग्राम भी बना के दिए। इनफैक्ट ये तो हो गया सोडियम टेट्राथायोनेट। एक आपका और अगर H2SO6 कर दें तो इसको ये कहलाता है टेट्राथायोनिक एसिड, देन दिस इज कॉल्ड टेट्राथायोनिक एसिड। तब यहाँ पे O- पे H और H जुड़ जाएगा। इनफैक्ट इस सीरीज का एक जनरल फॉर्मूला होता है H2SnO6 known as polythionic acid, polythionic acid। तो जो पॉलीथायोनिक एसिड है इसका फॉर्मूला होता है, ये डाई बेसिक एसिड होता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे टोटल सल्फर N सल्फर है और यहाँ पे ये वाले सल्फर N-2 सल्फर हो गए। तो अगर इसमें केवल 2 ही सल्फर हो, इसमें N की वैल्यू 2 से लेके 12 तक हो जाती है। 2 है तो कहलाता है डाईथायोनिक, 3 है तो ट्राईथायोनिक, 4 है तो टेट्राथायोनिक, 5 है तो पेंटाथायोनिक एंड सो। तो एक तो इसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, इसका +5 ही रहेगा, इसका +5 ही रहेगा, और ये सब सल्फर सबके सब sp3 है। तो ये वाले सल्फर जो है लिंकिंग वाले बीच में ये सब 0 पे है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल तो सम 10 ही आएगा बाई एवरेज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर एटम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी SS लिंकेज आर देयर। तो देखो 2 सल्फर है तो एक, अगर 4 सल्फर थे तो कितना लिंक था, 1 2 3 SS लिंक। केवल 2 सल्फर होते तो एक लिंक होता। तो H2SnO6 में हाउ मेनी सल्फर लिंक्स आर देयर, N-1। एंड ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया देखा, सल्फर ऑल सल्फर आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डाई बेसिक है, फिर 2H रिप्लेसेबल है। तो ये अच्छा, एक तो ये हो गया एक बार। ठीक है, क्या समझ में?
टोटल एक होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O3, ये सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज का एक मेंबर है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, एक O हटा के सल्फर जोड़ दें तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर याद रखना ऐसे ही, देखो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, these were p-pi linkages थे, पाई बॉन्ड यहाँ पे, पाई बॉन्ड का नेचर इसका p, इसका हाइब्रिडेशन sp3, p-pi लिंक है ये दो। सल्फर का ऑक्टेट एक्सपांड हो रहा है करने से 12 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो H2SO4 है, दिस वाज H2SO4। अगर मैं ये वाला ऑक्सीजन हटा के सल्फर जोड़ तो ये बन जाएगा H2O3, ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। इसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या है सल्फर का? व्हाट इज ऑक्सीजन ऑफ सल्फर? इसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट होता है Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट। सॉल्ट होता है सोडियम थायोसल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर के जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं, ऑक्सो एसिड का मेन फीचर क्या होता है? उसमें सल्फर पे एक OH होता है एटलीस्ट और एक SO बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, दैट इज नोन एज ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सो एसिड्स। मिनिमल रिक्वायरमेंट इनमें नॉर्मली बाकी भी एलिमेंट्स के जो ऑक्सो एसिड होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसके अंदर सल्फर के जितने भी ऑक्सो एसिड होते हैं सबके सब डाइबेसिक चाहिए, उसमें 2 ही H रिप्लेसेबल होते हैं, तो ये भी डाइबेसिक है। अच्छा, यहाँ पे सल्फर का क्या हो जाएगा? +1 × 2 +2x -6 = 0, तो x = है ना, ये तो हो गया। अब यहाँ पे +2 है, पर क्या ही गारंटी करता है कि हम ये बोल ही सकें कि इसका सभी का सल्फर का +2 ही होगा? फ्रैक्शन है तो ये बात पक्का है कि डिफरेबल ऑक्सीजन स्टेट है, बट अगर इंटीग्रल वैल्यू आए तो जरूरी नहीं है कि वेरिएबल नहीं हो सकता। जैसे इसमें देखो, इसमें इन सल्फर के ऑक्सीजन स्टेट्स को एनालाइज करना है। ये सल्फर, दोनों आइटम सल्फर है, हाइब्रिडेशन क्या है इसका? sp3, इसका sp, इसका sp2, इसकी हाइब्रिडेशन इसकी, यानी इट हैज मोर एटम सेम है पर मोर एस कैरेक्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो सिंगल बॉन्ड है, इट विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स दिस, तो ये +1, मोर टुवर्ड दिस +1, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्ट मोर टुवर्ड दिस +2, but this will also attract toward this because it is having higher s character, percentage s character, तो ये भी +2। एक्चुअली इस सल्फर का क्या हो गया? +6, +2 +2 +1 +1, इस सल्फर का -2, तो 6 and -2, एवरेज 6 + -2 / 2 जो आ रहा है। पर इसमें ऑक्सीजन स्टेट दोनों के अलग है, एक की 6 एक की -2 है। इस क्वेश्चन में कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन स्टेट मैक्सिमम मिनिमम इन दिस कंपाउंड, आंसर विल बी
8, डिफरेंस विल बी 8, ठीक है ना, 6 माइनस -2। तो ये वाली बात। तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड में एक ऐसा एग्जाम्पल बता दिया जिसके अंदर देख आपने जब निकाला तो वो इंटीग्रल वैल्यू आया, लेकिन फिर भी वेरिएबल ऑक्साइड स्टेट है। फिर कुछ एग्जांपल जैसे हैं, कुछ उन्होंने ऑक्साइड्स के दिए हैं, Fe3O4, Pb3O4, Mn3O4, पहले इन तीनों को देखें। Fe3O4 में कितना आ रहा है ऑक्साइड स्टेट? 8/3 है ना, -2 × 4 -8 और ये 3x 8/3। तो यहाँ पे इसका अगेन फ्रैक्शनलिटी होना इंटीग्रल चाहिए, तो इसका क्या होता है, ये कंपाउंड एक डबल सॉल्ट की तरह है, मिक्स्ड ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है FeO डॉट Fe2 FeO डॉट, इसमें +2, इसमें +3। तो इसमें Fe3O4 के 2 आयरन +3 के हैं, एक +2 का है, एवरेज 8/3। Pb3O4 2PbO, लेड का ऑक्साइड स्टेट 3 नहीं मिलता, या तो 2 होता है या 4 होता है, एंड 2 इज मोर स्टेबल, 2 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। PbO PbO2, इसीलिए PbO2 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई? लेड इज इन +4 एंड इट इज वेरी ईगर टू गेट लोअर इट्स ऑक्साइड स्टेट। तो अगर अपने को लोअर करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम यही होता है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2PbO PbO2, तो ये क्या हो जाएगा, ये +2, ये +2, Mn3O4 2MnO, MnO, ये भी +4 है, लेकिन Fe3O4 FeO डॉट Fe2, फॉर्मूला सेम है बट मिक्स्ड ऑक्साइड का कंपोजिशन अलग अलग है। Fe3O4 में 1:1 FeO Fe2O3, while in the other two 2:1 PbO2 PbO 2 है, एक PbO2 है। Mn3O4 में 2 MnO है, एक MnO। फिर O2 2-, ये कौन सा आयन होता है? दो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। वैसे ऑक्साइड पे -2 होता है, ओके, ये ऑक्सीलेट कहते हैं, ऑक्सीलेट होता है C2O4 2- पर ऑक्साइड, इट्स पर ऑक्साइड। और O2- सुपर ऑक्साइड। तो O2 2 है तो पेरोक्साइड है। इसका अगर एक्सप्लेन करना स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इसमें कितने एक्सट्रैक्ट होना है? 2 एक्सट्रैक्ट होना है। वैसे तो इनके सेवेरेंस शेल में कितने होते हैं? 6 प्लस 2 आ गए 40। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। वैसे भी हमने MOT से भी ये बात देखी थी कि पेरोक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये बिल्कुल आइडेंटिकल है तो सिमिलर ही है, लेकिन इसमें फॉर्मल चार्ज दोनों पे -1, क्योंकि एक 2 एक्स्ट्रा आ गया इसमें। तो देखो यहाँ पे क्या 7 हो गए ऑक्सीजन के 6 से, यहाँ भी 7 हो गए, एक ने शेयर कर लिए, -1 और पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड में क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13। तो एक पे आ गए, एक पे 7 आ गए, एक में 6 ही रह गए।
ऐसा, इसीलिए इसमें अनपेयर्ड भी है, ये पैरामैग्नेटिक रह जाएगा इसलिए। तो ये आपका यहाँ पे इस पे -1 फॉर्मल चार्ज, इस पे 0, इक्वली शेयर। तो एक का -1 है, एक का 0, एवरेज -12, एवरेज ऑक्साइड स्टेट। ये हम बात कर रहे हैं इसकी सुपर ऑक्साइड की। तो ये आपके हो गए ऑक्साइड के। और भी एग्जांपल्स है, मैं टेक्स्ट बुक के जितने एग्जांपल थे, बाकी ऑर्गेनिक में बहुत से ऐसे सिनेरियो आएंगे। CH3CN है, या इवन मैंने उससे बताया भी, जैसे मान लो यही है एक ऑर्गेनिक एग्जांपल CH3, बुक में पीछे ऐसे एग्जांपल दिए हैं। दोनों कार्बन का ऑक्साइड स्टेट CH3COOH। What are the oxide state of both carbons? ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, इसका sp2, यानी ये सेम कार्बन तो हैं, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने का तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बाकी जगह बाकी फॉर्मल चार्जेस ना सब 0। कार्बन इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये तो हो गया अट्रैक्ट कर करके -3, पर इस वाले को इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो फिर प्लस, तो अल्टीमेटली -2। और इस वाले का ये इधर चला गया तो +2, ये इधर आ गया तो -1, और ये फिर इधर चला गया तो +1। तो ये इसका ओवरऑल -1 +1 +2 मतलब ओवरऑल +2। तो ये कार्बन +2 है, ये कार्बन -2, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1। तो एसिटिक एसिड के दोनों कार्बन के ऑक्सीजन अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिक में तो बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। CH3 C triple bond CH, this is sp3, this is sp। वैसे तो एवरेज देखोगे तो जाएगा C3H4, 3x + 4 = 0, x = -4/3। और स्ट्रक्चर देखो, तो ये इधर अट्रैक्ट हुआ तो -3 आ गया, पर ये वाला यहाँ अट्रैक्ट हुआ तो -1 इधर, तो ये एक्चुअली +-2 हो गया। ये दोनों sp है तो ये इक्वली शेयर, और ये इधर अट्रैक्ट हुआ तो एक्चुअली आपके जो 3 कार्बन है उसमें जो CH3 वाला कार्बन है उसका -2 है, और बाकी दोनों कार्बन का -1 है, टोटल मिला के -4 है, एवरेज -4/3। तो ये भी थॉट प्रोसेस है कैसे सोचने का वो है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया? स्ट्रक्चर आता है तो हम बातें देख सकते हैं। अब
एक ये एस्पेक्ट था और एक ऑक्सीडेशन नंबर में एस्पेक्ट था। कभी बार जैसे हमने ये 3 एग्जांपल देखते थे, H2SO5 सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, CrO5। तो सल्फर का अगर नॉर्मल तरह से सोचे तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट आता है सल्फर का +8 है ना, इसमें +7 आ जाता है, इसमें +10 आता है क्रोमियम का। लेकिन सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +6 हो सकती है, मिनिमम -2 हो सकती है। क्रोमियम का मैक्सिमम +6 हो सकता है कि उसके सभी 4s और d के इलेक्ट्रॉन निकल जाए। +10 तो हो ही नहीं सकता उसका, तो उसके वैलेंस में 4s1 3d5 होता है, ऐसा क्या होगा, सबके सब निकल जाए। 3p के फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना इज नॉट पॉसिबल, वेरी डिफिकल्ट। 4s और 3d के ही निकलेंगे, तो जो भी इन्वॉल्वमेंट इन 6 से ही मैक्सिमम +6 हो सकता है। तो देखिए यहाँ तो 10 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम जब इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो अगेन स्ट्रक्चर ये कराता है पर ऑक्सो। एक्चुअली ये दोनों एसिड जो हैं ये पर ऑक्सो एसिड सीरीज ही कहलाती है, सल्फर की पर ऑक्सो एसिड सीरीज। इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक, इसका जिसका नाम होता है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होता है, ये होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड से बिल्कुल दिमाग डालो, यहाँ एक तो ये फॉर्मूला H2SO5, तो ये पेरोक्साइड लिखिए। और इसमें ये 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं, लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन, सल्फर यहाँ पे +8 ना होके +6 ही होगा। स्ट्रक्चर +2 +1 +1 +2, स्ट्रक्चर से +6 आ रहा है, पर फिर ये गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ सब हमने सबके सब ऑक्सीजन को -2 मान दिया। एक्चुअली यहाँ पे ये H2SO3O2 ऐसे सोच सकते हैं। ये तो 3 ऑक्साइड है पर ये पेरोक्साइड है। O2 पे इन O3 पे -6, लेकिन इस O2 पे ओवरऑल -2। ऐसे ही H2H2 से बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम होता है एक कॉमन, और इसको बोलते हैं केरोज एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक वाले पर ऑक्सो, इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये भी डाइबेसिक है, तो H रिप्लेसेबल है, ये भी डाइबेसिक है। इसमें क्या हुआ, 2 H2SO4 मॉलिक्यूल को जोड़ के उसमें से HS निकाल दिया और आपस में O को जोड़ दिया। ऐसे सोचो, बनाने के लिए तरीका सोचो, बनाने का सोचो तो याद भी रहेगा। ये और ये आपस में, तो इसके अंदर ये सब नॉर्मल ऑक्सीजन है। वैसे स्ट्रक्चर से देखो +2 +2 +1 +1 +6 ही है, पर गड़बड़ क्या हो रही है, ये सब -2 है, ये सब -2 है नॉर्मल ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड।
Similarly, CrO5. क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, पर इसमें दो मतलब एक ही ऑक्साइड -4 है, बाकी सब -1 है। ब्लू कलर का होता है। तो ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर्स के बारे में या कुछ ये चीज़ को इम्प्लाई मतलब क्या उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि कहीं भी किसी भी तरीके का कंफ्लिक्ट होगा तो फाइनली चीज़ स्ट्रक्चर में होगी। आपको स्ट्रक्चर से समझ में आएगा कि वो क्यों गड़बड़ हो रही है और गड़बड़ को कैसे सुधारें। बाकी वो थंब रूल तो हम यूज़ करते ही, पर जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ अलग हो रहा है या तो सेट नहीं हो रहा नॉर्मल सिनेरियोज में, स्ट्रक्चर विल कैसे रिजॉल्व दैट, चाहे वो पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शन ऑक्सीजन स्टेट हो, चाहे वो ऐसा ऑक्सीजन स्टेट मिल जाए जो कि उस एलिमेंट का होता ही नहीं है, तो उस तरह की सिचुएशंस। अब देखो competitive electron transfer reactions. Competitive electron बन गया है। तो इसके अंदर यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए, उस बात से पहले समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, उससे बातों को रिलेट भी करेंगे। एक है कि जिंक रॉड लिया, मतलब जिंक सॉलिड फॉर्म में लिया, क्यूप्रिक आयन एक्वस फॉर्म में लिया, मतलब एक कॉपर क्यूप्रिक का एक एक्वस सॉल्यूशन को सॉल्ट लिया। इस वाले केस में क्यूप्रिक नाइट्रेट लिया, यू कैन आल्सो टेक कॉपर सल्फेट भी ले सकते हो। क्यूप्रिक आयन जब एक्वस फॉर्म में होता है तो उसका कलर ब्लू होता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट भी ब्लू होगा, क्यूप्रिक सल्फेट भी ब्लू होगा, बिकॉज द कलर इज बिकॉज ऑफ द Cu2+ एक्वस आयन। तो ये अगर दोनों हैं तो देखा गया कि अगर इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया जाए
तो ये ऑक्सीडाइज होता है और ये फाइनली रिड्यूस हो जाते हैं। इसको एक्सपेरिमेंट में ऐसे देखते हैं कि मान लो यहां पे क्यूप्रिक नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होगा, इसमें जिंक रॉड डाल दिया, ये T = 0 सिचुएशन है। अब रिएक्शन क्या होना शुरू होगा, जो क्यूप्रिक आयन है सॉल्यूशन में, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन भी होगा, तो क्यूप्रिक आयन रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, और Zn जो है जिंक रॉड वो सॉल्यूशन में आयंस की तरह आ रहा है। तो किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे, किसी टाइम T पे एक तो यहाँ पे मतलब किसी इंटरमीडिएट टाइम में ब्लू कलर ही रहेगा बट इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेस इंटेंसिटी। यहाँ पे जिंक रॉड पे आप देखोगे कुछ ब्राउनिश कलर का चीज आ गया, यानी ये वो है कॉपर जो डिपॉजिट हो गया, और Zn2+ कुछ सॉल्यूशन में भी आ गया। अब Cu2+ कम हो गए, Cu2+ क्या हुआ, Cu बन गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और ये चीज रिड्यूस हो रही है। तो ये ऐसा सिचुएशन हो गया। और आफ्टर लॉन्ग टाइम या आफ्टर सर्टेन टाइम जब कलर की इंटेंसिटी चेंज होना बंद हो गई, उससे प्रैक्टिकली ये आप देखोगे कि ये सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। यहाँ पे एक ब्राउन कलर का लेयर इस पे बन गया, कॉपर आके जम गया, और ये कलरलेस सॉल्यूशन। जो जिंक है, पर जिंक का कलर नहीं होता, जिंक का कलर नहीं होता, तो एक कलरलेस सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यूप्रिक आयन खत्म हो गया, वो पूरा का पूरा कॉपर बन के इस पे डिपॉजिट हो गया। तो ये बता रहा है कि ये वाली रिएक्शन हो रही है, ये बता रहा है कि रिएक्शन चल रही है। इसमें जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, क्यूप्रिक आयन रिड्यूस हुआ, यानी आप एक तरह से जो जिंक है वो क्यूप्रिक को डिस्प्लेस कर सकता है एक सॉल्यूशन से, उसको कॉपर बना दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। यानी जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा है। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, क्यूप्रिक यहाँ कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, ऐसा सोचो, या जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, क्यूप्रिक रिड्यूस हुआ। वहीं पे हमारे पास अगर अब एक लें कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, क्यूप्रिक आयन, ये बन गया। एक और सिचुएशन, इस केस में हम इस सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। T = 0 पे हमने सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट कलर का सॉल्यूशन होता है, कॉपर रॉड ली, सॉल्यूशन कलरलेस या व्हाइट कलर का है, T = 0 पे, पर यहाँ पे कॉपर जो है वो अंदर आ रहा है और सिल्वर इस पे डिपॉजिट हो रहा है। तो T किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे आप देखोगे कि
थोड़ा सा सिल्वरिश कलर इस कॉपर रॉड का हो जाएगा, यानी इस पर सिल्वर डिपॉजिट हो गया। और ये वाला सॉल्यूशन भी जो है, क्योंकि अभी भी इसमें Ag प्लस है पर कॉपर प्लस भी +2 भी आ चुका है, तो इसका ब्लू कलर बन जाएगा। पर शुरुआत में लेस इंटेंसिटी, पर धीरे धीरे जब आफ्टर लॉन्ग टाइम इस वाले पे अच्छा खासा सिल्वर कलर, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा और ये इंटेंस ब्लू हो जाएगा। ये सॉल्यूशन, क्योंकि अब कॉपर से क्यूप्रिक बन चुका है काफी और सिल्वर यहाँ डिपॉजिट हो चुका है, तो ये रिएक्शन भी आराम से होती है। थोड़ी देर बाद ये स्टेज आ जाती है। तो ये बता रहे हैं कि इसमें कॉपर एमंग कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर हैज हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, सिल्वर हैज लेसर टेंडेंसी। सिल्वर आयन को कॉपर उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये वाला भी है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो मेटल ऊपर रखते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी दूसरे से ज़्यादा हो। तो जिंक ऊपर होना चाहिए, कॉपर कॉपर ज़्यादा ऊपर होना चाहिए सिल्वर। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता भी है। फिर एक है एग्जाम्पल होती है इन्होंने कोबाल्ट Ni2+, कोबाल्ट 2+, थर्ड रिएक्शन। पर इस रिएक्शन में जैसे बहुत बार तो ये जैसे इसमें क्या होगा कि इस वाले केस में पहला वाला जो था उसमें शुरुआत में हम अगर जिंक आयन का टेस्ट करेंगे सॉल्यूशन का नहीं मिलेगा, और आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर वो सॉल्यूशन जिंक 2+ का टेस्ट देगा, कॉपर का टेस्ट नहीं देगा। इस वाले केस में शुरुआत में सिल्वर आयन का टेस्ट मिलेगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम कॉपर का टेस्ट मिलेगा, क्यूप्रिक आयन का, सिल्वर खत्म हो चुका होगा। अब ये इसमें भी ये रिएक्शन आगे जाएगा जो कि बता रहे हैं कि कोबाल्ट हैज टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडाइज हायर देन निकल, लेकिन ये रिएक्शन कंप्लीशन नहीं जाता। तो ये डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे एक सीरीज है, सीरीज में अगर दो बहुत क्लोज एलिमेंट ले लोगे, एक अबव है दूसरे से, थ्योरेटिकली डिस्प्लेस कर रहा है, बट एक्सटेंट किस हद तक, जैसे नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस ही नहीं करेगा, ऊपर वाला नीचे के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन अगर बहुत क्लोज है तो डिस्प्लेस कुछ करेगा पर पूरा रिएक्शन कंप्लीशन नहीं जाएगा। मतलब आप अगर थोड़ी सी देर बाद इस सॉल्यूशन को एनालाइज करोगे तो इसके अंदर शुरुआत में Ni2+ था, ये नहीं था, तो कुछ देर बाद थोड़ा सा CO2+ आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि Ni2+ खत्म हो जाएगा, थोड़ा CO2+ भी बनेगा, बहुत कुछ Ni2+ रह जाएगा। तो मतलब रिएक्शन एक डायरेक्शन में कंप्लीशन पे नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ा बंदा ये सजेस्ट कर रहा है कि कोबाल्ट निकल से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मेटल एक्टिविटी सीरीज है, लेकिन बहुत एक दूसरे के क्लोज है, बहुत ऊपर नहीं है। पर ये बताता है कि इनमें सिग्निफिकेंट, जिंक सिग्निफिकेंटली कॉपर से ऊपर, कम से कम बीच में 3-4 एलिमेंट का फर्क है। कॉपर सिल्वर से ऊपर है, 3-4 एलिमेंट का फर्क है। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई हुई, मैं देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है
न्यूमोनिक, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, सोडियम, स्टॉप से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, क्रोमियम, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड। और इन दोनों के बीच में कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन। इन आई और लाइट के बीच में, आयरन और लेड के बीच में ये चार। तो जो निकल और कोबाल्ट, कोबाल्ट ऊपर है तो बिल्कुल बगल में ही है ना, बिल्कुल बगल में। तो इसीलिए रिएक्शन उतना ज्यादा आगे नहीं गया, पर उतना आगे नहीं गया। पर अगर वो तीन देखो, जिंक, फिर जिंक और कॉपर में सिग्निफिकेंट 3-4 बीच में और काफी एलिमेंट भी है, और फिर नीचे सिल्वर, तो इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये हो गया, ये तो हो गया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सी। ये टेंडेंसी क्या है, इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। या मेटल एक्टिविटी सीरीज, डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, कि मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की डिक्रीज हो रही है, डाउन का ग्रुप जैसे समझा रहे, हायर से लोअर। इनको तो ये वाले मेटल्स तो नोबल मेटल्स कहलाते हैं, इसीलिए है ना, नोबल मेटल्स कहलाते हैं। रिएक्ट ही नहीं करते, मरकरी भी काफी नॉन रिएक्टिव होता है। तो ये हुआ। अब इसमें एक्चुअली बाकी तो हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो वहाँ ही पूरा चैप्टर ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और थोड़ा सा लास्ट में आपके बुक में एक गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया है, और पीछे क्वेश्चंस में रिडक्शन पोटेंशियल और कुछ चीज़ दिए।
तो एक चीज देखो, मतलब ये तो हो गया ठीक है कि क्वालिटेटिवली, लेकिन फाइनली जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या ये रिएक्शन कितना ज़्यादा फिजिबल है या किस एक्सटेंट तक जाएगा, एक्चुअल जब न्यूमेरिकल बातें करेंगे तो उसके लिए इन चीज़ों से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स की। फिर स्टैंडर्ड स्टेट से जब वो नॉन स्टैंडर्ड आती तो उन वैल्यूज को यूज़ करके और कुछ चीज़ यूज़ करके हम बाकी चीज़ें निकालते हैं। पर पहले स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, गैसेज हो तो प्रेशर 1 बार, और एक्वस स्पीसीज 1 मोलर कंसंट्रेशन, और गैसेज तो 1 बार प्रेशर। तो एक जो होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कि कोई एलिमेंट है वो किसी में ऑक्सीडाइज हो रहा है स्टैंडर्ड स्टेट में, तो वो जो टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, इट इज इंडिकेटेड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे इन केसेस में आप जैसे जैसे नीचे जाओगे इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, कम होता जाएगा। और एक उसी का रिवर्स ही होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली एज अ कन्वेंशन जो स्टैंडर्ड सीरीज ज़्यादातर दी हुई होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल से दी हुई होती है। वो क्या मेजर है? किसी स्पीसीज की रिड्यूस होने की टेंडेंसी का मेजर। जो रिड्यूस ज़्यादा होने की टेंडेंसी रखेगा दैट विल बी अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है तो उसकी टेंडेंसी टू रिड्यूस हायर है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी का स्टैंडर्ड और किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा है, बेटर रिड्यूस एजेंट। तो जब हम रिडक्शन पोटेंशियल्स देखते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो ये बताता है जैसे आपके पास मान लो ये दिया हुआ है ई, उसके लिए वो ईएमएफ, मतलब एक्चुअली एक ईएमएफ वोल्टेज के टर्म में बात आती है तो इसको ईएमएफ बोलते हैं, नॉट फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए। या Cu2 प्लस से Cu, ये है, ये मिलती है कैलकुलेट करके 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू थे नियर अबाउट 0.8 वोल्ट। इससे क्या डिडक्शन करें? इसका डिडक्शन, अच्छा अगर Cu2 से Cu ये है रिडक्शन पोटेंशियल जो रिड्यूस हो रहे हैं, तो Cu से Cu2 प्लस विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और उसकी वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यानी मेटल का कोई पूछे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस का कितना हो जाएगा -0.34, और सिल्वर से -0.8, तो ज़्यादा कौन सा है? मैथमेटिकल -0.34 इज ग्रेटर देन, है ना? तभी तो बोलते हैं कॉपर इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल से में कॉपर कहाँ है? ऊपर, तो उसका ऑक्सीडाइज टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, तो Cu से Cu2 प्लस क्या है? -0.34, और Ag से Ag प्लस -0.8। वहीं पे जेड ये दो होता है, जिंक से Zn2 प्लस ये होता है 0.76 वोल्ट। क्या मतलब? अब देखो इन तीनों में, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, कॉपर से कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन -0.34 हो जाएगा, Ag से Ag प्लस -0.8, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो जिंक ऊपर है भी, जिंक से Zn2 प्लस ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर कॉपर से कॉपर 2 प्लस -0.34, और Ag से Ag प्लस सबसे कम। वहीं पे आयंस दियो तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा
किसकी होगी? मतलब Zn2 प्लस आयन भी दिया हो, Ag प्लस भी दिया हो और क्यूप्रिक भी दिया हो, तो सबसे हाईएस्ट रिड्यूस होने की टेंडेंसी सिल्वर प्लस, फिर सिल्वर प्लस वैल्यू क्या होगा? 0.8 रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर 2 प्लस का 0.34 और वो -0.76 रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है तो सबसे पहले रिड्यूस होगा। जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा मतलब बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई पूछे सिल्वर, कॉपर और जिंक, सिल्वर, कॉपर और जिंक, नहीं, सिल्वर आयन, क्यूप्रिक आयन और जिंक आयन, इसमें बेटर सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? सिल्वर आयन, क्यूप्रिक आयन एंड जिंक आयन। Zn2+। सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? सिल्वर, क्योंकि उसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी Ag प्लस से Ag सबसे ज़्यादा, तो जो सबसे ज़्यादा इजीली रिड्यूस होगा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये चीज, अब इन्हीं चीजों से हम सेल बनाते हैं, इन्हीं को यूज करते हैं, लेकिन एक ही कंटेनर में। ऑल्दो सेल वाला चीज तो इलेक्ट्रोकेमिकल हम 12th में पढ़ेंगे, वो जस्ट दे दिया है, पर 11th में भी क्वेश्चन था, उससे ऐसे पूछते नहीं है लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th में पूछते हैं। और फिर थोड़ा सा बताता हूँ, एक डैनियल सेल जो होता है, जो सबसे जो पेंसिल बैटरी जो हम यूज करते हैं उसमें, अच्छा सबसे पहले क्यों अभी हमने जैसे रिएक्शन की है, अभी हमने जो रिएक्शंस की एक ही कंटेनर में की है, एक ही कंटेनर मतलब कॉपर सल्फेट भी है, जिंक भी है, एक ने लूज किया, एक ने गेन किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, क्यों? कॉपर इज जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Zn2+, क्योंकि जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, क्यूप्रिक इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड डिपॉजिटिंग ऑन जिंक, लेकिन एक ही कंटेनर में हो रहा है, तो उस जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, रेडॉक्स एक्शन तो हो रही है, पर हमारे लिए ये एज फार एज एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हो सकता था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अगर एक कंडक्टिंग वायर से हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर सकें, इलेक्ट्रॉन्स तो वही रहेंगे अपनी जगह पे वायर में, पर हम उन्हें कुछ ऐसा धक्का दे सकें कि भाई यहाँ के इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते करते उधर मूव कर जाए, उन्हें जो अंदर एक वायर के अंदर कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हमें, क्योंकि नॉर्मली कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमाइज्ड मोशन में, अल्टीमेटली उनका कोई भी एक डायरेक्शन मोशन नहीं हो रहा है, पर जब हम उन्हें कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या कोई चीज़ लगा दें कि जो उनके मोशन को चैनलाइज कर दे, तब वो क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से मतलब उन इलेक्ट्रॉन को घुमा दे, बैटरी इलेक्ट्रॉन को घुमाती है, इलेक्ट्रॉन देती नहीं है, वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको घुमाती है और हमें उससे करंट मिलता है। तो कोई चीज़ चाहिए, फोर्स चाहिए, तो ये हमारा एक सोर्स हो सकता था, क्योंकि इसमें अपने आप इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने की टेंडेंसी हो रही है, पर ये सब होने से पहले अगर ये इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर ने सॉल्यूशन में Zn2+ बना, क्यूप्रिक ने गेन करके डिपॉजिट हो गया, तो ये तो आपस में लेन देन होकर खत्म हो गया। हमारे लिए फायदेमंद क्या होता कि एक जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ कहीं से और दूसरे ने गेन किया, उस लेन देन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टिंग वायर के इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर दे, क्योंकि हमको वहां तक तो जाना ही है, पर जाने से पहले खुद न जाके वायर को के इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दें, भाई तुम, हम यहाँ से दे रहे, तुम उधर पहुँच जाओ, और उसके लिए फिर सेपरेट कंटेनर होना जरूरी है। यहाँ तो सॉल्यूशन में क्या हो गया, लेन देन हो के पास बराबर हो गई। तो ये जो गैल्वेनिक सेल होते हैं, जो डैनियल सेल होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, दो हाफ सेल होते हैं,
हम नहीं चाहते कि एक का इलेक्ट्रॉन जो निकला वो दूसरे में बिना किसी कंडक्टिंग वायर के पास होने के या उसको इलेक्ट्रॉन्स को पुश किए बिना अपना जो एनर्जी है उसको लॉस कर दे। तो एक सॉल्यूशन मान लो जिंक सल्फेट है, इसमें जिंक इलेक्ट्रोड है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड है, और ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट है। अब लेकिन ऐसे ही रख देंगे तो कोई फायदा ही नहीं, अरे वो कांटेक्ट में थे तो रिएक्ट किए ना। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दिया तो गेन करने के लिए कोई है ही नहीं, तो वापस वहीं चला जाएगा जब तक चीज सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। अच्छा, दोनों को एक संग ही डाल देते थे तो भी दिक्कत थी, तो हमारा पर्पस सब नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली ये जो दो कंटेनर्स हैं इसके बीच में ही घर की वायरिंग, जो आपकी बैटरी होती है उसमें ये दो पार्ट हैं, और जो घर का जो वायरिंग है वो इनके बीच में कनेक्टेड होता है। तो अब क्या एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इनमें अब एक ने का इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज के तो एक पाथ है उससे कि वो किसी उनके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके दूसरे पर पहुंचा दे, एक सर्किट कंप्लीट हो सकता है। तो अब एक जैसे मतलब मिक्सिंग नहीं है पर फिर भी कनेक्शन है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ एक जगह रिडक्शन होगा, एक जगह ऑक्सीडेशन। यूजुअली जब पेपर पे हम बनाते हैं तो जहाँ रिडक्शन होता है उसको राइट साइड में रखते हैं और ऑक्सीडेशन को लेफ्ट में। कैथोड बोलेंगे इसे, कैथोड हाफ सेल। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। एनोड अब यहाँ पे क्योंकि जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है इलेक्ट्रिकल, कॉपर की टेंडेंसी उसका ऑक्सीडेशन कम है तो कॉपर रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे इस हाफ सेल में रिएक्शन होगी जिंक से Zn2+ + 2e। यहाँ का जिंक जो है वो नीचे आएगा, Zn2+ बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे मेटल इलेक्ट्रोड ये इंश्योर करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे हैं वो पाथ दे सके। ये जो नहीं कि जिंक ही हो, पर यहाँ पे ये इस तरह का सेल है कि इसमें मेटल आयन हाफ सेल होता है, पर मेनली इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो या आ रहे हो तो उसके लिए पाथ मिल जाना चाहिए, तो इसीलिए मेटल लेते हैं। इधर तो जिंक की लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो निकले ये आपके इधर से फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। क्यूप्रिक आयन आपके पास है, क्यूप्रिक आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर बना देगा, हाफ रिडक्शन हो गया, कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, क्यूप्रिक कम होता जाएगा, इसका वेट बढ़ता जाएगा और यहाँ से जिंक निकलता जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, इधर से एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए। ये कैथोड हाफ सेल, ये एनोड हाफ सेल हो गया। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन बाय कन्वेंशन, वायर के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, और यहाँ पे सॉल्यूशन में आयंस है। कंडक्शन कैन बी थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, कैन बी थ्रू आयंस। ये होगा। इस वाले में जो कैथोड है दैट इज नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड,
कन्वेंशनली, और जो एनोड है ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव अच्छा। लेकिन अब इसमें एक इश्यू आ रहा है, इसी पर डैनियल सेल बोलते हैं। इन जनरल these are called galvanic cell. This particular arrangement is called Daniell cell. पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे जिंक यहाँ डिपॉजिट हो रहा है Zn2+, सल्फेट तो जो है सो है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल के जाने वाला था, जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल के आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाने वाला था, उसको ये एक्सेस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, यानी उसको निकलने में दिक्कत देगा थोड़ी देर बाद। यहां पे क्या हो रहा है, क्यूप्रिक डिपॉजिट हो रहा है इस पे, तो क्यूप्रिक डिपॉजिट हो रहा है, तो सल्फेट तो उतना ही है, पर क्यूप्रिक कम होता जा रहा है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें नेगेटिव चार्ज रिटर्न करेगा। आफ्टर सर्टेन टाइम रिएक्शन जब इतने पहुंच जाएगी तो अपने आप रुकेगी जब ई सेल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस चीज का उपाय नहीं करेंगे तो ये प्री मैच्योर ही रुक जाएगा, थोड़ी सी देर बाद ही रुक जाएगा। मतलब हमें ये मेंटेन करना है कि दोनों सॉल्यूशन में न्यूट्रलिटी रहे, तो उसके लिए एक अरेंजमेंट यूज करते हैं नोन एज सॉल्ट ब्रिज। एक इन्वर्टेड यूट्यूब टाइप का अरेंजमेंट होता है, इनफैक्ट यहाँ पे उसमें और यहाँ पे मतलब ओपनिंग भी होती है कोई चीज सॉल्यूशन डालने और के लिए, इस तरीके से होता है। यहाँ पे कॉटन प्लग्स होते हैं, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, अमोनियम क्लोराइड, ये यूज कर लेते हैं। पर ये एक्वा सॉल्यूशन नहीं होता है, यूजुअली जेली लाइक सब्सटेंस में, जिसमें ये बिल्कुल रिजिड भी ना हो जाए, ऐसा नहीं ये मूव भी ना कर सके, और मूवमेंट हल्का सा स्लो भी हो, तो एक पेस्ट बना लेते हैं, अगार अगार करके जेली लाइक होता है, तो एक जेली लाइक सब्सटेंस अगार अगार, उसमें इस सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं। उसमें K+ आयन भी है, उस जेली में पानी भी होता है, पर वो एक कहते हैं एक कोलोइडल सॉल्यूशन टाइप का होता है रेदर देन एक एक्वा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। तो एक जेली लाइक सब्सटेंस पर अगार अगार, उसमें हम इनको किसी एक को, दोनों को नहीं, कोई एक चलेगा, मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये यहाँ Zn2+ बढ़ेगा, तो ये अच्छा यहाँ कॉटन प्लग्स लगाते हैं, कॉटन प्लग्स इंश्योर करता है कि ये एक्सटेंसिव मिक्सिंग ना हो, हम ये नहीं चाहते कि पूरा आके उड़ल जाए, यहाँ पे स्लोली हमें डिफ्यूजन ऑफ आयंस चाहिए। तो क्या होगा, जब यहाँ पे एक्सेस Zn2+ होगा तो थोड़े तो Zn2+ भी यहाँ डिफ्यूज होंगे थ्रू दिस कॉटन प्लग्स, तो ये एक्सेस Zn2+ है। और उसी समय पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होगा, जो इस हमारे तक KCl को लेके चलते हैं, Cl- भी डिफ्यूज यहाँ से होगा। तो जैसे मान लो Zn2+ एक आयन है, तो अगर एक Zn2+ यहाँ गया तो वहां पे 2 Cl इधर आ जाएंगे, तो दोनों जगह पे तो Zn2+ क्या होगा, अगर x से Zn2+ सपोज x बना, तो x/2 तो अंदर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और x/2 Cl, x/2 को Cl बाहर आके न्यूट्रलाइज कर देगा उसी समय में। पर सॉल्यूशन क्या रहेगा कि Cl- यहाँ थोड़े थोड़े डिफ्यूज होंगे तो न्यूट्रलाइज करेंगे, जो Cl- यहाँ कम हुए तो आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं Zn2+ अंदर डिफ्यूज आएगा टू मेंटेन दैट। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक्सेस क्या है, सल्फेट हो रहा है, तो सल्फेट एक्सेस हो रहा है तो K+ इधर जाएगा और कुछ सल्फेट भी अंदर एंटर होगा, तो एक इस तरह से मेंटेन रहेगा कि अच्छा इनमें जो हम सॉल्ट ब्रिज, उसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, वो जो सेलेक्ट करते हैं
उसमें ऐसा सॉल्ट लेते हैं जिनके आयंस की वेलोसिटी मूव करने की स्पीड ऑलमोस्ट इन आयंस के बराबर हो, बैलेंस बचे। ऐसा नहीं हो कि एक बहुत जल्दी पहुंच गया, दूसरा स्लोली मूव कर रहा है। वी वांट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एवरीवेयर। सॉल्ट ब्रिज का एक फंक्शन होता है कि वो न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस मेंटेन कर पाए, जिससे करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर सके। अब ये जो अरेंजमेंट बना, इसका कोई पूछे भाई ई सेल, कोई अल्टीमेटली ई सेल पॉजिटिव होगा तब ये काम का है। नेगेटिव ई सेल होने का मतलब, अगर इसकी ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब वो सेल काम नहीं कर रहा, जो आप सोच रहे हो वैसी रिएक्शन नहीं हो रही, और जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर आपको ई सेल कैलकुलेट करना है किसी का, अभी स्टैंडर्ड ई सेल की बात कर रहे हैं, अभी मैं नेट की बात हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे, नॉस्ट इक्वेशन भी पढ़ेंगे। अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है तो उसमें क्या होगा कि जो कैथोड है जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दोनों को ऐड कर। अगर वो वैल्यू नेट वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब है कि जो आप मान रहे हो वो हो रहा है, उसी वे में हो रहा है कि जिसको जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहाँ रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। अगर वैल्यू जीरो आ गई मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया, किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं हो रही। और नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हो उससे रिएक्शन एक्चुअली रिवर्स हो रही। तो आप जैसे यहाँ पे इस वाले में क्या करोगे, इस रिएक्शन में ई नोट सेल क्या हो जाएगा, ई नोट सेल विल बी, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नोट जेड से प्लस उसका कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ भी एक्चुअली किसी बुक में भी होता है, इनफैक्ट वो ज़्यादा कन्वेंशन यूज होगा कि दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल में हो, तब क्या हो जाएगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का भी, ये तो ऑक्सीडेशन है पर मैं माइनस के लिए तो क्या हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक कन्वेंशन ये भी है कि आंसर रिडक्शन पोटेंशियल में हो, कैथोड का आरपी माइनस एनोड का, पर वहां क्या है एनोड में हो तो ऑक्सीडेशन रहा है पर यूज आप उसका, पर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो जैसा हो रहा है वैसे यूज करो, ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिडक्शन दोनों का है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई मतलब सेल काम कर रहा है, नेगेटिव आई तो सेल मतलब आप सोच रहे हो कि यहाँ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, पर एक्चुअली वहाँ ऑक्सीडाइज और यहाँ रिड्यूस हो रहा है, और जीरो आया तो इक्विलिब्रियम। जैसे अभी हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से क्या है, ई नॉट जेड एन से जेड एन टू प्लस क्या था, ये हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज 0.76 था, ये 0.34 था, ये पॉइंट रिडक्शन का स्क्वायर प्लस भी पॉइंट, ये वैल्यू दी होगी ऐसा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 वोल्ट, जो नॉर्मली पेंसिल बैटरी में यूज करते हैं उसका होता भी है। तो ये चीज, तो सर्किट भी कंप्लीट हो गया। करंट कैसे आ रहा है, करंट रिएक्शन ये है, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन्स गए और यहाँ क्या हो रहा है Zn2 प्लस पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं, तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया। मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयंस इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ करंट, ये कहलाता है सॉलिड ब्रिज। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, NH4NO3, KCl तो है ही। फिर डिपेंड करता है, जैसे अगर मान लो कि वहां पे सिल्वर आया है तो क्लोराइड को अवॉइड करते हैं, क्यों, जो Cl माइनस है और जो Ag प्लस है
दैट कैन मेक अ प्रेसिपिटेट AgCl। तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया तो क्या हो जाएगा, वो कॉटन फ्लक्स पे जम जाएगा, तो पैसेज पे डिफ्यूजन में रोक देगा। तो अगर हमारे पास मान लो सिल्वर आयन किसी उसमें है बन रहा है, तो वी विल यूज नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इज सॉल्युबल, इट्स नॉट अ प्रेसिपिटेट। अब जैसे क्वेश्चंस करते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, arrange the following metals, arrange the following metals in the order, arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts. Arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salts. मेटल्स है एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। Arrange the following metals in the order in which they displace each other from the solution of their salt. मतलब जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेस करेगा सबसे पहले डिस्प्लेसिंग पावर क्या होगा, मतलब बेसिकली डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या होगा सबसे ऊपर मैग्नीशियम, वही जो सीरीज हमने लिखी है, मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, है ना। अगला लिखो, given the standard electrode potentials, arrange these metals, arrange these metals in their increasing order of reducing power.
क्या होगा, रिड्यूसिंग, अगर मेटल की बात हो रही है तो जिस मेटल का हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, कि बात हमें अरेंज मेटल्स को करना है, तो मेटल का हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब हायर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, हायर रिड्यूसिंग पावर। जो मेटल ऑक्सीडाइज इजीली होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर हाई है। तो ये ऑक्सीडाइज हो तो किसी के रिडक्शन के बेसिस पे तो होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो तो किसी को रिड्यूस करेगा। तो हायर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द मेटल, हायर द रिड्यूसिंग पावर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करो मेटल्स के क्या हो जाएंगे, पहले वाले का रिवर्स करके लिख लो, इसका कितना हो जाएगा, K से K प्लस क्या हो जाएगा 2.93 वोल्ट। अब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Ag से Ag प्लस -0.8 वोल्ट, Hg से Hg2 प्लस -0.79 वोल्ट, Mg से Mg2 प्लस 2.37 वोल्ट, Cr से Cr3 प्लस पॉइंट। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीजन पोटेंशियल का उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी कि वो ऑक्सीडाइज इजीली होगा। कौन सा हो गया, हमें चाहिए कौन सा, अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो सबसे कम किसकी होगी रिड्यूसिंग पावर, या पहले डिक्रीजिंग में लिखना एक बार, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, पोटेशियम की, है ना, देन मैग्नीशियम की, क्रोमियम की, इन दोनों में Hg की -0.79 इज स्लाइटली हायर देन सिल्वर। तो वो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग में, समझ में आया कैसे आंसर किया, क्लियर हुआ बात। फिर क्वेश्चन लिखो, depict the galvanic cell in which the reaction further show which of the electrode is negatively charged, the carriers of current in the cell individual reaction at each end.
तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे सॉल्यूशन जिंक सल्फेट मान, इधर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, हाफ ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड हो गया। एनोड जो होता है गैल्वेनिक एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। फिर यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कनेक्ट कर दिया, ये हाफ रिडक्शन, ये कैथोड है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है चार्ज। कैरियर्स ऑफ द करंट, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे, करंट ऐसे फ्लो करेंगे। एक्सटर्नली करंट का जो वो है कैरियर, वो है इलेक्ट्रॉन, और सॉल्यूशन के अंदर आयंस। पर यहाँ पे आपको सॉल्ट ब्रिज भी जोड़ना होगा। सॉल्यूशन इसमें कौन सा है, Cl मत लो, अमोनियम नाइट्रेट ले लो, Ag है ना, Ag प्लस ये हो गया। इंडिविजुअल रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे Zn से Zn2 प्लस 2E, हाफ ऑक्सीडेशन। इधर का Ag प्लस एक्वस से Ag, कंप्लीट जब जोड़ना होगा तो फिर 2 से मल्टीप्लाई के जोड़, रिएक्शन ही होगी। जब ऐड करेंगे तो वो चीज 2 करके इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के चलो ना, ये हाफ ऑक्सीडेशन, ये हाफ रिडक्शन। हाँ, कोई पूछे इसका ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल क्या होगा इसका, ये भी पूछे, फिजिबल भी है नहीं है। फिजिबल होने के लिए ई नॉट सेल, जब स्टैंडर्ड में ही बात करें, शुड बी पॉजिटिव। तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन यानी 0.76 होता है, Zn से Zn 0.76 होता है, और इसका रिडक्शन जो कि होता है 0.8, Ag प्लस से Ag का SrP, दिस विल बी 0.8 प्लस 0.76 फिजिकल। ये अच्छा हाई EMF मिल रहा है समझ में आया कैसे भाई, ये आपका ऑक्सीडेशन था, ये आपका बात भी लॉजिकल। जिंक ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, फिर काफी ऊपर होता है, तो ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है इस वैल्यू में। ठीक है, असल में एक क्वेश्चन using standard electrode potentials given
predict if the reaction between the following is feasible. ये सबके सब क्या दिए? स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन सबके सब। पर यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से सोचना। जैसे एक बता दो Fe3+ एंड 9-, तो Fe3+ तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, यानी इसको रिड्यूस होना होगा, इसको I- से I2 में ऑक्सीडाइज होना होगा। मतलब आप ये मान के चलो कि ये एनोड है और ये कैथोड है, तभी रिएक्शन हो सकती है फिजिकल। ये तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इवन ये भी फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। तो एक ही सूरत है, अगर होना है तो ये ऑक्सीडाइज, ये तो क्या होगा? आपको चाहिए इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन। तो इसका रिडक्शन कितना है? मतलब इसका अगर ये सेल बनता है तो इसका E0 सेल होगा E0 Fe3+ से Fe2+ प्लस E0 I- से I2। इसका ऑक्सीडेशन, इसका, तो ये कितना हो गया? 0.77। और ये क्या होगा? -0.54, रिवर्स देना। तो ये हो गया कितना?
which is greater than 0, hence feasible. अगला अगला क्या होगा बताओ? Ag प्लस को आना चाहिए रिड्यूस और Cu को ऑक्सीडाइज, तो Cu का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.34 और Ag प्लस का रिएक्शन पोटेंशियल 0.8 यानी 0.46 फिजिबल है। अगला कॉपर को ऑक्सीडाइज, फेरस को फेरस, तो क्या हो जाएगा? 0.77 और वो -0.34, फिर से आपको कितना आ गया? 0.43, सही है, फिजिबल है। ये Ag को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और फेरिक को रिड्यूस होना पड़ेगा, तो Ag से Ag प्लस क्या हो जाएगा? -0.8 और फेरिक से फेरस 0.77 -0.03. It is not feasible. The fourth one, D1 is not feasible. ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, समझे? अगला ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनना है रिड्यूस, तो ब्रोमीन से ब्रोमाइड तो 1.09 दिया है और फेरस से फेरिक बनना है यानी -0.77 है ना, ऑक्सीडाइज, तो 1.09 -0.77 0.323 प्लस 0.34 है ना, तो ईएमएफ वैल्यूज भी आ गई और फिजिबिलिटी भी, समझे? तो ये आपके इस तरीके से, बाकी तो ये पूरा चैप्टर ही हमें क्लास 12 में पढ़ना है, तो अभी तो मतलब थोड़ा सा जितना इंट्रोडक्शन उसके हिसाब से, क्योंकि ये तो E0 वैल्यूज है, जब रिएक्शन चलती है तो कंसंट्रेशंस 1 मोलर से बदलेंगे भी, तो एक हम एक्चुअली कंपेयर करते हैं E0 तो क्राइटेरिया स्टैंडर्ड कंडीशंस में, पर फाइनली हम देखते हैं ई से, जैसे अगर दो को कंपेयर करना है कि कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज, किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, तो E0 इज जस्ट कैसे एक आपका क्राइटेरिया है शुरुआत में डिसाइड करने का, पर फाइनल नहीं हो सकता है किसी का E0 रिडक्शन ज़्यादा हो, पर कंसंट्रेशन ऐसे हो कि उसका एक्चुअली जिसका ज़्यादा उसका कम हो जाए और कम वाले का ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हम बाद में एक इक्वेशन पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, नॉस्ट इक्वेशन करके, उसमें E0 के संग
जो स्पीसीज होते हैं उनके कंसंट्रेशंस भी रिलेट होते हैं। अभी आपको होनी चाहिए, अभी तो जस्ट एक बेसिक आइडिया ई नॉट से ही कंपेरिजन में, ठीक है। यहाँ पे दिया भी नहीं वैसे तरीके से क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन का मतलब वो मेन पूछना भी यही चाह रहे हैं कि ई नॉट के बेसिस पे आप बताइए कि क्या फिजिबल है क्या नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन में कौन सा फिजिबल है कौन सा नॉन फिजिबल। ठीक है, कल हम लोग एक 3 घंटे क्लास करेंगे रेडॉक्स टाइप में। कल जैसा हम लोग ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वापस एक अलग एस्पेक्ट में देखेंगे। एक तो बुक में भी कुछ बातें बोली हैं, वो उस पर क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस हैं, आते भी हैं। और अब तो मैंने बताया भी कि जैसे जो केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम रहे, तो जो रह गया उस पर और ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं तो 3 तरीके रेडॉक्स टाइटेशन के 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी हुई है। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सा देखेंगे और फिर वो रिएक्शन देखते हुए क्वेश्चन। तो कल मतलब मेनली वापस स्टोइकियोमेट्री का ही एक तरीके से क्लास है, ये थोड़ा सा एडवांस वे में।